स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख पर। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और किसी भी तरफ से हम देखें, भाजपा के दृष्टिकोण से देखें या तृणमूल कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें, लड़ाई बहुत ही टक्कर की है। भारतीय जनता पार्टी पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनके अलायंस में चुनाव लड़ती थी। इस चुनाव में शायद बिहार के चुनाव में भी कमोबेश वो स्थिति थी, लेकिन इतना स्पष्ट होकर निकल के नहीं आया था। इस चुनाव में उसके पास एक चौथा अलायंस पार्टनर भी है और वो है भारत का चुनाव आयोग। ये कहना तो उचित नहीं है कि वो भारत का चुनाव आयोग है, वो आप कह सकते हैं कि वो इस सरकार का चुनाव आयोग है। इस बात को हम लोग कई बार कह चुके हैं कि शेषन ने एक बार कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव हो रहा है, जाहिर है पहली बार हो रहा है इस तरह का, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव हो गया है। जितने सुरक्षा बल पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के दौरान लगाए गए थे, उसका 3/4 केवल पश्चिम बंगाल में लगा हुआ है। बंगाल के पत्रकारों से, जो वहां कलकत्ता में हमारे कई मित्र हैं, दिल्ली के कई बंगाली पत्रकार मित्र हैं, वो कहते हैं कि सीआरपीएफ के बूटों की आवाज के बीच में मतदान हो रहा है। वहां पर मोटरसाइकिल लेके घूमने पर भी पाबंदी है। पहले तो पाबंदी मोटरसाइकिल लेने पे या कोई घूमने पे केवल जो मतदान केंद्र होता था उसके इर्द गिर्द एक दायरे में होती थी, लेकिन इस बार सब जगह उस पाबंदी लगा दी गई है। तो इस प्रकार के जो अभूतपूर्व उपाय किए गए हैं, ये ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि बंगाल चुनाव में दूसरे प्रांतों के मुकाबले ज्यादा हिंसा होती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी बंगाल में इतने सुरक्षा बल तैनात नहीं किए गए थे। वो भी बंगाल था, उस वक्त भी हिंसा हुई थी। तो ये जो एक खास तरह की परिस्थिति वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दी है, इसकी हम लोगों को एक नए दृष्टिकोण से और एक नए परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करनी पड़ेगी, और मैंने इसीलिए आज आपको निमंत्रित किया है नई परख के। अभय जी, ऐसा है कि जब हम बड़े हो रहे थे पत्रकारिता में, जी, सीखने के दौर में थे, हाँ, तो हमको सिखाया जाता था कि इलेक्शन इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जी जो होता है वो चुनाव होता है। ठीक। तो जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल था, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी डिटेंशन हो गई है। एक तरह से वहां पर हर कोई नॉर्मल गतिविधि, जिस अच्छी स्थिति में, मन स्थिति में जनता को वोट डालने जाना हो, वो मनस्थिति जो है उस जनता की वैसी नहीं है। जनता विचलित है। बाहर से लाखों की तादाद में लोग वापस गए हैं वोट डालने के लिए, त्योहार मनाने के लिए नहीं गए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए गए कि अगर हमने वोट नहीं डालेगा, हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारा वोट जो है, हमारा जो नाम है वो वोटर लिस्ट में कट जाएगा। ये भले ही उनके अपने मन की भ्रांति हो, लेकिन ये भ्रांति है और इसका उपचार करने की कोई कोशिश इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि अपने कार्यकलापों से उस भ्रांति को, उस डर को उन्होंने बढ़ावा ही दिया है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का अलाई बन गया है, ईडी, सीबीआई वगैरह के बाद। हमने शायद देर से उनको पकड़ा है, वो शुरू से अलाई थे। ये पिछले जो इलेक्शन कमिश्नर थे, जो बहुत शेरो शायरी किए करते थे, शायद उनका नाम राजीव कुमार था। ऐसे लोगों का नाम इतिहास में लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन वैसे हमको इसलिए हम भूल गए हैं, शायद राजीव कुमार नाम उनका था। और वो जो राजीव कुमार जी वो शेरो शायरी किया करते थे। अब उनके बाद ये जो ज्ञानेश कुमार जी आए हैं, और तमाम दुनिया जानती है कि ज्ञानेश कुमार जी के पॉलिटिकल पैटर्न कौन है। उनके पॉलिटिकल पैटर्न ज्ञानेश कुमार जी के वही नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े
इस इलेक्शन कमीशन में करता धरता है वेस्ट बंगाल में। उनका नाम ना भी ले तो चलेगा, जनता को पता चल जाएगा हमारी आपकी बातचीत से। हम यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम इस चर्चा को एक परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश कर रहे हैं। हमको किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमको अपने देश में जो चुनाव प्रथा है, जो लोकतंत्र है, उससे हमको दोनों को अपार प्यार है। ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, इन्होंने जिस तरह का इंतजाम किया है, शायद हो सकता है वैसे ओवर्ट सिक्योरिटी की शायद जरूरत हो। देखिए, ओवर्ट सिक्योरिटी हमेशा नहीं लागू की जानी चाहिए। कोवर्ट सिक्योरिटी भी होती है। अगर आप दुबई जैसे शहर में कोई गलत काम कर रहे हैं सड़क पे, तो आपको सिविलियन पॉपुलेशन से कोई आदमी निकल के आपको दबोच लेगा। वो ऐसे वहां पर सिक्योरिटी बनाते हैं, उस पर नजर रखते हैं, उसको मजबूत करते हैं। चलो मान लीजिए कि मान लिया गया कि ओवर सिक्योरिटी की जरूरत थी वहां पर, क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में लोग जो थे वो घुसपैठिए आए हुए थे। तो घुसपैठिए तो आपने निकाल दिए थे, इलेक्शन में तो नहीं है वो। और जो बाद में आपने ट्राइब्यूनल बनवाए, जो अलायंस पार्टनर ने जो ट्राइब्यूनल बनवाए, जो ट्राइब्यूनल बने उसके बाद, और ज्यादा उस पर हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि उसमें हस्तक्षेप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने कहा, ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ से जज साहिबान लगेंगे वो ट्राइब्यूनल्स में फाइनल हेयरिंग के लिए। उस फाइनल हेयरिंग के बाद भी अभय जी 27 लाख लोग जो हैं उनकी याचिका पड़ी रही ट्राइब्यूनल्स के सामने। और अगर उन लोगों का भी नाम मिला दें जिन्होंने वोट लिस्ट में नाम काटने के लिए याचिका दी थी, ऐसे भी थे जो नाम जोड़ने के लिए दिए थे, नाम बचाने के लिए दिए थे, और कुछ ऐसे थे जो नाम काटने के लिए दिए थे। कुल मिला के इनका आंकड़ा लगभग 34 लाख बनता है, जिसमें जिस इलेक्शन में 34 लाख लोगों की शिरकत नहीं हो सकी किन्हीं भी कारणों से, उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है? उस इलेक्शन में लोग कैसे आस्था रखेंगे? देखिए, हार जीत होती रहेगी, और मैं आज भी मानता हूं कि इस इलेक्शन में जो तृणमूल कांग्रेस है वो जीतेगी। मैं आज भी ये मानता हूं, क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूं, लेकिन जो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, उनके जो उन्होंने जानकारी दी मुझे, उसके समर्थन पे मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी ये इलेक्शन हार रही है। लेकिन मैं नहीं मानूंगा इसको भी कि क्या ये जो जिस तरह से कोई भी जीतेगा इस इलेक्शन में, क्या वो सार्थक जीत होगी? क्या ये इलेक्शन सार्थक थे? क्या इसमें जनता की शिरकत हुई? जिस इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में जेन्युइन वोटर नहीं वोट कर पाया, उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी बची, और उसको ओवरसी करने वालों की क्या क्रेडिबिलिटी बची, और इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी बची? और माजरत चाहता हूं, hasn't the Supreme Court of India compromised its own majesty by interfering in this SIR process, और उसमें कुछ हस्तक्षेप करवाना जो उन्होंने जुडिशरी का करवाया, क्या उससे जुडिशरी की इज्जत शोहरत बढ़ी है हमारे देश में? इसमें इतने इंस्टीट्यूशंस हारे हैं कि कुछ इंडिविजुअल जीत जाएंगे तो सेलिब्रेशन का कोई कॉज नहीं है। When so many institutions have lost the credibility, अगर कुछ लोग वो इलेक्शन जीत जाते हैं, कुछ राजनीतिक चेहरे जीत जाते हैं, भले ही ममता बनर्जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, लेकिन जिसमें सिस्टमिक हार हुई हो, आपके इलेक्टोरल प्रोसेस की सिस्टमिक हार हुई हो, वो इलेक्शन प्रोसेस कैसा सेलिब्रेशन है? वो तो मातम हो गया ना, सेलिब्रेशन थोड़ी बचा वो। हम तो आज के दिन आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं,
और जब तक इस इलेक्शन रिजल्ट नहीं आएंगे, वो 29 और उसके मध्य में हम मातम मनाएंगे कि ये क्या हुआ क्या हमारे देश में। इज दिस अ वे टू क्लेंस द इलेक्टोरल सिस्टम? इज दिस अ वे टू स्टेक द रेपुटेशन ऑफ सो मेनी इंस्टीट्यूशंस? और जैसा आपने बताया, जिस नंबर्स में, जिस तादाद में हमारे आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जिसमें कि सीआरपीएफ आती है, जिसके अंदर बीएसएफ आती है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आती है, वो इतनी तादाद में वहां पर नियुक्त की गई है। और आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स में घूम रहे हैं वो लोग। इज इट इलेक्शन और एन इन्वेजन बाय द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? ये समझ में नहीं आ रही मुझे। ये जो परसेप्शन है अभय जी, ये जो नजारा है, ये बड़ा विचलित करने वाला है। और इन सब लोगों को, अगर ये लोग हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, जनता का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं जनता का, तो इन सबको ये इलेक्शन साइकिल के बाद एक जगह बैठकर कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि आगे से जो इलेक्शन हो वो ऐसे ना हो जैसे कि किसी एक प्रांत पे चढ़ाई कर दी गई है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और ये क्या इतनी संगीन मामला हो गया था कि यू हैड टू वर्चुअली टेक ओवर द स्टेट इन द गाइज ऑफ फेयर इलेक्शन? आप क्या किस बिना पे कहते हैं कि एक पक्ष अगर कंट्रोल में आ जाता है पूरी व्यवस्था के, तो उसके बाद इलेक्शन फेयर हो जाता है? इलेक्शन फेयर है या नहीं है, उसकी चर्चा तो वहां पर आम जनता जनार्दन कर रही होगी ना। और जब आज पूरे हो जाएंगे इलेक्शन, और फिर जो 29 को दूसरा दौर होगा, उसके दौरान जनता कर रही होगी ना बातचीत। और आपने देखा कि जो ये आज जो वायलेंस हुई उन इलाकों में, जिन इलाकों में अक़लियतों की ज्यादा तादाद है, मालदा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद में, और वहां पर जो वायलेंस हुई, और लगातार उस वायलेंस को बढ़ा दिखाया जा रहा कि इसको चोट लग गई, उस पर अटैक हो गया। और ज्यादातर लोग जो बता रहे थे, जहां तक टेलीविजन वाले हैं, कि ये भारतीय जनता पार्टी पे अटैक हो गया। और वो जो क्या नाम है, कबीर, हुमायूं कबीर, जो एक नया कबीर पैदा हुआ है बंगाल में, जो कि बाबरी मस्जिद बना रहा था और अब भी फ्री घूम रहा है। ही स्टिल एट लार्ज, अभी घूम रहा है, फ्री इलेक्शन कर रहा था, कैंपेन कर रहा था। उतनी अफरा तफरी में भी टीवी वाले उसका माइक लगा के इंटरव्यू ले रहे थे। उसको किसका पेट्रोनेज है? जिसका साथ असदुद्दीन ओवैसी ने छोड़ दिया, उस आदमी के पास किसका पेट्रोनेज है आज के दिन? ये पूछने वाले सवाल है ना। और ममता बनर्जी को भी विवेचना करनी पड़ेगी कि जिस तरह से कुछ उनके वर्कर्स जो हैं, वो सरेआम कई बार कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है, भले ही वो किसी पार्टी का वर्कर हो। जब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ये करते हैं, और वो भी परस्पर करते हैं, तो हम लोग उनके क्रिटिसिज्म भी करते हैं ना जी। तो हम आज के दिन इसलिए बैठे हैं ये चर्चा करने के लिए कि हम कोई इलेक्शन अनाउंस, उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। मैं भी अपने पूर्वाग्रह के अनुसार से, मैंने जब लगता कि मेरा जो गट फीलिंग है, और जो कुछ लोगों ने मुझे बताया है, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस 77 पार करके हो सकता है। मे बी दे कैन टच अ 3 डिजिट फिगर, लेकिन ममता बनर्जी आगे रहेगी और उसकी गवर्नमेंट बनेगी। ये जो
दक्षिणपंथी पत्रकार जो वहाँ हैं और जिनकी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उन लोगों ने मुझको बताया, और एक बड़े आला अफसर जो कि कोई बहुत बड़े दोस्त नहीं है किसी भी अलायंस के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, और बड़े संजीदा एनालिस्ट हैं, उनका मुझे आज सुबह मुझसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो वहां पर लोग उनके फेवरेट्स हैं पत्रकार, वो भी इस बात को मानते हैं प्राइवेटली कि भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट केस सिनेरियो है कि अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन उसका बेस्ट केस सिनेरियो गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी की भी सरकार बने, ममता की बने, ममता जीते या हारे, बीजेपी जीते या हारे, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी चुनावी व्यवस्था है, भले ही वो इलेक्शन करवा ले, लेकिन ये इलेक्शन करवाने का तरीका नहीं है। क्या ये अलग लगा कुछ आपको? जब कश्मीर में इलेक्शन होते थे उनसे लगा क्या लगा? मुझे तो नहीं लगा जी। बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं, इतने खड़े हुए हैं लोग, हमारे आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन के लोग। ये कोई उनका काम है क्या? उनका काम है देश में सुरक्षा करना, बॉर्डर्स पे सुरक्षा करना। उनका काम है कि देश के अंदर व्यवस्था बनाए रखना। इलेक्शन करवाना उनका काम है क्या? जी। इलेक्शन तो वहां जो स्टेट पुलिस है उसको करवा लेना चाहिए, वो सक्षम है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आए हुए थे पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये किसके निर्देश पे काम कर रहे थे? जो फेडरल स्ट्रक्चर में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और जो पुलिस है उनको मदद के लिए बुला सकती है। क्या वो अपने आप से उनके पास ये एक्स्ट्रा पावर थी, या उनको इलेक्शन कमीशन ने दी हुई थी एक्स्ट्रा पावर कि वो पुलिस को बिना कंसल्ट किए काम कर सकते हैं? और ये मान लिया गया था कि वहां की पुलिस तो ममता बनर्जी के साथ अलायंस बना के रखी हुई है, जैसे कि कुछ संस्थाएं केंद्र में बीजेपी के साथ अलायंस बना के। तो विनोद जी, मैं कह ही रहा था कि आपने दिल्ली का चुनाव भी देखा था, बिहार के चुनाव के साथ साथ दिल्ली के चुनाव में तो 1.5 साल पहले से एक ऐसी योजना बनाई गई जो भारत के इतिहास में कभी नहीं बनाई गई। पूरे के पूरे उस पार्टी जो लगातार दिल्ली में बड़े बड़े बहुमतों से चुनाव जीत रही थी, उसको जेल में डाल दिया गया, बाकायदा बदनाम किया गया एक ऐसे मुकदमे में जिस मुकदमे में अदालत ने बाद में चार्ज फ्रेम करने से इनकार कर दिया, जो मुंह के बल गिरा, जिसके अंदर अदालत उन्हें अभियुक्त मानने के लिए तैयार नहीं हुई। मुकदमा चलाने की बात तो दूसरी रही, ऐसे मुकदमे को केंद्र करके प्रचार किया गया और चुनाव जीत लिया गया। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे दिल की कसक थी वो आज निकल गई। वैसी ही कसक वो बंगाल में निकालने के लिए जा रहे हैं। बंगाल को प्रयोगशाला में बदल दिया है पूरा का पूरा। मतलब ये समझ क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, ऐसा तो कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ। जी देखिए, इनको एक चीज की शायद खबर नहीं है, हाँ, कि इनकी ऐसी धींगा मस्ती से, इतनी जोर जबरदस्ती से एक सेंटिमेंट जागता है जिसको बोलते हैं सब नेशनलिज्म, जिसको बिहार में भी हम देखते हैं। सब नेशनलिज्म दिल्ली में नहीं था। हाँ, दिल्ली में तो मेट्रोपॉलिटन, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन टाउन, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। लेकिन वेस्ट बंगाल मिसाल के तौर पे, तमिलनाडु, केरला, ये जो प्रदेश हैं, ये तेलंगाना, कर्नाटक, वहां पर सब नेशनलिज्म का एक सेंटिमेंट होता है। और जब भी केंद्र जो है ज्यादा जोर जबरदस्ती करता हुआ नजर आता है, तो वो सेंटिमेंट जागता है। और वो सेंटिमेंट जो है वेस्ट बंगाल में जागा इस बार भी। मैंने आपको कहा ना कि हजारों की तादाद में लोग बाहर से वोट डालने के लिए वापस आए। उसमें बहुत से ऐसे थे जो बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे थे, लेकिन जो ज्यादा लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, रूरल वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उनका मूड अलग है। और हम उसमें उस चर्चा में ज्यादा नहीं जाना चाहते, फॉर द सिंपल रीजन कि हाँ, यहाँ कोई इलेक्शन की प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं बैठे। हमने जो सुना है वही शेयर करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने मीडिया की बात की, आज दोपहर में
जब कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि लोकसभा सीट है महुआ मोइत्रा की, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तो एक बड़े अंग्रेजी के चैनल ने वो भाषण पूरा दिखाया, लाइव टेलीकास्ट। अब आप देखिए कि 2 चरण में इलेक्शन होना है, और एक चरण में जब वोटिंग चल रही है, जब कैंपेन बंद हो जाना चाहिए, उस वक्त हमारे महामानव वो अपना भाषण दे रहे हैं और उनके महासेवक उसको लगातार उसको लाइव चला रहे हैं मीडिया में। आप मुझे बताइए कहां तक वाजिब है? इसको क्या रिगिंग नहीं कहते? इसको ये नहीं कहते कि जो अंपायर है जिसको इस चीज पे रोक लगानी चाहिए वो मिक्सअप है? ये जो अंपायर है, जो रेफरी है, इलेक्शन कमीशन, जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन एंटिटी वाली हैसियत है, उसको कितना नगण्य छोटा कर दिया हम लोगों की नजरों में इन्होंने। हम लोग पिछले इलेक्शन तक ये कहते थे कि भैया हम लोग एग्जिट पोल चला रहे हैं, तो उन लोगों को क्या निर्देश है कि क्या बात कर सकते हैं इस पे कि नहीं बात कर सकते। तो हम लोगों में, पत्रकारों में चर्चा होती थी कि क्या हम जो कुछ करने वाले हैं वो इलेक्शन कमीशन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की परिधि में है या नहीं है। हम चर्चा करते थे आपस में जी। अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी, अब जो मर्जी करो, क्योंकि एक पार्टी कर रही है तो दूसरी भी करेगी। और जो इलेक्शन कमीशन के कर्ता धत्ता हैं माननीय ज्ञानेश कुमार जी, वो चुपचाप हैं। उनके उन जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बदजुबानी की प्रधानमंत्री के बारे में, उसके प्रति जो उनका एक्शन था वो अलाक्रिटी में किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देता। फुर्ती में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि वो वाजिब नहीं था कमेंट। लेकिन जो चर्चा माननीय प्रधानमंत्री के एड्रेस टू द नेशन की है, उस पे तो चूं तक नहीं रहेगी उनके कान पे। तो ये काहे का रेफरी है? ये काहे का इदारा है? ये काहे का संस्थान है जिसका काम इलेक्शन करवाना है, अच्छे ईमानदार इलेक्शन करवाना है? तो जब रेफरी ईमानदार नहीं है, ये जनता नहीं मानती उसको ईमानदार, तो इलेक्शन कैसे मानेगी ईमानदार, भले ही कौन जीते? तो मेरा कहना है कि हमारे जो सिस्टम है, इट्स अ सिस्टमिक अटैक ऑन द सिस्टम। और मानता हूं सिस्टम कमजोर हो चुका था, मानता हूं सिस्टम विशिएट हो चुका था, और एसआईआर करवाई किस लिए जा रही थी? सिस्टम को साफ सुथरा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए। और अंततोगत्वा हुआ क्या कि आपको लगभग ऐसा भेजा आपने that you took over West Bengal by sending your armed forces of the union। ये कैसे हो सकता है भाई? तो मैं समझता हूं कि जवाबदेही बनेगी, कभी ना कभी तो बनेगी, आज नहीं तो अगले इलेक्शन में। देखिए, परमानेंट कुछ नहीं होता, और नॉट एवरीथिंग लास्ट फॉरएवर। डिफीट और विक्ट्री। बस मैं ये आपकी बात के अंत में मैं यही जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मानस है वो कुछ रणनीतिक मानस, जो उसका जो स्ट्रेटेजिक अकुमन है, वो इस तरह का कुछ बन गया है उसका कि हम चुनाव जीत जाएं, फिर जिसको जो कहना हो वो कहता रहे, जिसको जो समझना हो समझता रहे, उसका इतिहास जैसा चाहे लिखा जाए, लेकिन इतिहास में हमारी जीत दर्ज होनी चाहिए। और एक बार हमारी जीत दर्ज हो जाएगी, उसके बाद हमको वहां से उखाड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि सत्ता से चिपके रहने की जो टेक्नोलॉजी है वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा महारथी अगर कोई उसका है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी एंड कंपनी है। वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हाँ, वो भी गठबंधन है। हाँ ठीक है, लेकिन उनके निगाह में वही टेक्नोलॉजी है। वो उद्योगपतियों में और बीजेपी का जो गठबंधन है, हाँ, वो टेक्नोलॉजी है वहां पर। आप देखिए कितने कम वोटों से ये लोग लगातार सत्ता पर काबिज हैं, कितने कम वोट मिलते हैं, और सत्ता का 100% नहीं 200% उपभोग कर रहे हैं। ये स्थिति है। और देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ जो पुरानी प्रथा होती थी, जहां पर टू बी अ डिसेंटर यूज्ड टू बी अ मैटर ऑफ प्राइड, कि मैं आई कैन से नो टू द पार्टी इन पावर, वो जो फख्र की बात होती थी, वो तो आज के दिन
उसको कोई करता नहीं, उस फख्र को कोई अपने सीने पे बांध के जाना नहीं चाहता, नहीं कोई क्योंकि ये डरते हैं कि उनको उसके बाद सांस नहीं ली जाने दी जाएगी और उनको उसके बाद राजनीति में सक्रिय नहीं रहने दिया जाएगा, वो राजनीति से बाहर कर दिए जाएंगे, राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा, उनका चैनल बंद कर दिया जाएगा, अखबारों के मालिकों द्वारा दबाव क्रिएट किया। आप देखिए क्या हुआ, एक सबसे बड़ा यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म था करंट अफेयर्स का, उसको, उसके नेशनल चैनल को इन्होंने ब्लॉक कर दिया 4 PM को, संजय शर्मा का। वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार ने हलफनामा दायर किया है कि ये राष्ट्र विरोधी चैनल है, ये देश की विदेश नीति ग्लोबल स्तर पर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया नैरेटिव चला रहा है, और ये नहीं बताते हैं कि वो नैरेटिव किस वजह से, किस रूप में चलाया जा रहा है, कौन सा वीडियो ऐसा है बताइए। कोर्ट ने पूछा उनसे कि आप बताइए कैसे नैरेटिव चला, कुछ बताइए तो, नहीं, वो कुछ नहीं बताया, नैरेटिव चला रहा, तो ये कह रहे हैं, और तारीख पे तारीख उसमें पड़ती जा रही है, चैनल ब्लॉक पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। और ये चैनल पिछली बार भी कोर्ट के हस्तक्षेप से दोबारा चालू हुआ था, जब पिछली बार तो कमाल ये हुआ था कि जिस दिन कोर्ट को उस पर सुनवाई करनी थी, उसकी एक दिन पहले ही सरकार ने उसे खोल दिया, अपना हटा दिया। इस बार नहीं हटाया, पिछली बार भी पहली बार उन्होंने रेकी की होगी, पहली बार रेकी की होगी, दूसरी बार ज्यादा मजबूती से आए, हाँ ज्यादा मजबूती से आए। दूसरी बार भी जब वहां पे हाजिरी हुई, पहली तारीख पड़ी, तो अदालत ने पूछा भाई आपने क्यों बंद किया चैनल, बताइए इनका, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अभी हम नहीं बता सकते, उसके लिए अगली तारीख 8 दिन बाद बताएंगे। तारीख पड़ेगी तब वो हलफनामा लेके आए। अब हलफनामा तो कोई किसी के खिलाफ दे सकता है, आपको साबित तो करना पड़ेगा कि एक पत्रकार है, उसका राष्ट्र विरोधी होने में क्या स्वार्थ है, कुछ सबूत तो देना पड़ेगा आपका भाई। देखिए ऐसा है भाई जी, एक जमाने में, पुराने जमाने में हमको ये सिखाया जाता था, अब तो सब मापदंड बदल गए हैं ना, कि FIR इज एन एलिगेशन है। अब प्रेम कुमार जी इंडिया is also an allegation by the prosecution. You must it has to be borne out by a court of law, in the court of law, on the strength of evidence. जी, आप प्रेम कुमार जी को भी जानते होंगे, वो एक इंडिया प्रणाम करके एक चैनल चलाते थे, उनका चैनल भी बंद करवा दिया गया, उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो और फेसबुक पे जाने कितने अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, एक्स की पे जाने कितने अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो ये सब जो पूरा मामला, अच्छा इसको इनकी कोई चिंता नहीं है कि हमारे ऊपर एक इतिहास हमें किस रूप में देखेगा, इस बात की कोई चिंता नहीं है। मनमोहन सिंह को इस बात की चिंता थी, मनमोहन सिंह कहते थे कि भाई मुझे उम्मीद है कि इतिहास मुझे जो है वो मेरे प्रति एक दयालु दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण अपनाएगा मेरा आकलन करने के लिए। इनको इसकी कोई चिंता नहीं है, इनको अब इनकी विचारधारात्मक और राजनीतिक गोटी लाल होनी चाहिए बस, और इससे कोई मतलब नहीं। ये स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, हम लोग फिर मिलेंगे इस प्रश्न के ऊपर, क्योंकि अभी तो ये चर्चा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का जो रूप उभर के आ रहा है, ये यहीं नहीं रुकेगा, नहीं आने रुकेगा। अगर पश्चिम बंगाल में ये कामयाब हो गया, ये मॉडल कामयाब हो गया, तो ये मॉडल फिर दक्षिण भारत में भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये मॉडल पहले अप्लाई हो चुका है और विभिन्न डिग्रीज में कामयाब हुआ है। ये पहली बार ऐसी स्टेट में लाए हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, दीज आर द ब्रेन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का मस्तिष्क है, सेरेब्रल निधि है भारत की, ये विजडम की रिपोजिटरी है भारत की, ये वहां पर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। तो तमिलनाडु तो शायद दे हैव ऑलमोस्ट गिवन अप, और अभी भी वेस्ट बंगाल में इनको थोड़ी सी होप है, लेकिन देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की जनता किसका साथ देती है। बिल्कुल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।